शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको दो टॉपिक समाप्त कर चुका हूं। एक यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। दूसरा टॉपिक आपका समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। आप समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के फर्स्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट को देखेंगे तो ये आपको दोनों टॉपिक मिल जाएंगे। मतलब कि हम लोगों ने दो टॉपिक को अब समाप्त कर चुका हूं। और दोस्तों, ये दोनों ही टॉपिक से यूपीएससी में आपको लगातार प्रश्न मिले हुए हैं। और दोस्तों, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में भी आपको इन दोनों टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, यह जो वैकल्पिक विषय आपको पढ़ाया जा रहा है, यह यूपीएससी एवं पीएससी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह आप बिल्कुल न सोचिएगा कि यह केवल आईएएस एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। मैं जो पीएससी का सिलेबस होगा उसको अलग करके मैं एक साथ 8-10 लेक्चर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, वह पीएससी के टॉपिक होंगे। अन्यथा यूपीएससी और पीएससी के काफी टॉपिक एक समान ही है। तो दोस्तों, हमने आपको समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के दो टॉपिक अब समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आज एक नया टॉपिक लूंगा, जो टॉपिक का नाम है समाजशास्त्र की उपयोगिता। राइट? आज का टॉपिक क्या है? समाजशास्त्र की उपयोगिता। राइट? क्या टॉपिक है? समाजशास्त्र की उपयोगिता। समाज शास्त्र की उपयोगिता। दोस्तों, यह जो टॉपिक है मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि जब आप समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में यह टॉपिक आपको थोड़ा बहुत समझाने में बहुत बड़ा योगदान रखेगा। लेकिन दोस्तों, यह भी देखा गया कि यह यूपीएससी भले ही टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन पीसीएस एग्जाम हो या यूपीएससी, यहां से आपको प्रश्न मिलते हुए दिखाई देंगे। और अगर दोस्तों, जो समाजशास्त्र की उपयोगिता मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर यह टॉपिक आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर जो जो मैं मुद्दे उठाऊंगा उन मुद्दों को अगर आप अलग से पढ़ लिए तो आपको लगभग 8 से 10 प्रश्न डायरेक्ट आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो मैं एक बृहद प्रकाश इस टॉपिक के माध्यम से मैं रखने वाला हूं। जिस तरह दोस्तों प्रत्येक विषय की अपनी एक उपयोगिता होती है, राइट? जिस तरह से प्रत्येक विषय की अपनी उपयोगिता होती है, उसी तरह से समाज शास्त्र की
अपनी उपयोगिता होती है। राइट दोस्तों समाज शास्त्र की उपयोगिता होती है। तो दोस्तों समाज शास्त्र एक व्यवस्थित विषय है। इस प्रकार समाज शास्त्र एक व्यवस्थित विषय है, जिसके माध्यम से मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन होता है। मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन होता है। दोस्तों यहां पर आप लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है और इस समाजशास्त्र के माध्यम से हम मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यह व्यवस्थित विषय क्यों है? तो दोस्तों यह व्यवस्थित विषय क्यों है? तो दोस्तों व्यवस्थित विषय इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु होती है। व्यवस्थित विषय इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु होती है। राइट? मतलब कि इसकी अपनी विषय वस्तु होती है और इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से अब इस विषय वस्तु को हम क्या करना चाहेंगे? अध्ययन करना चाहेंगे। तो इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति होती है। राइट दोस्तों? तो समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से हम मानव समाज का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवस्थित विषय इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु है और इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति है। तो समाज शास्त्र के पद्धति के में हम लोग क्या करते हैं? तो समाज शास्त्र की पद्धति में हम अवलोकन अर्थात कि ध्यान पूर्वक से चीजों को देखते हैं, प्रयोग करते हैं, अर्थात कि जिन चीजों को हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिन चीजों को हम अच्छे रूप से अध्ययन कर सकते हैं, हम उन्हीं चीजों को समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अर्थात कि जिन तथ्यों को हम प्रमाणित कर सकते हैं, हम उन तथ्यों को समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और तीसरे में अनुसंधान इत्यादि, अनुसंधान इत्यादि। तो समाजशास्त्र की पद्धति में हम अवलोकन, प्रयोग, अनुसंधान, व्यापकीकरण और तमाम प्रकार चीजों को हम
समाजशास्त्र के पद्धति के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषय की अपनी एक उपयोगिता होती है, उसी तरीके से समाजशास्त्र की भी अपनी उपयोगिता है। अब हम इसे विशेष तौर पर भारतीय समाज के अंतर्गत देखेंगे। तो भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र की उपयोगिता कहीं और ज्यादा व्यापक हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, भारत का समाज कैसा है? विविधतापूर्ण समाज है। भारत समाज राइट दोस्तों। तो भारत का समाज कैसा है? तो भारत का समाज बहुत विविधताओं से भरा हुआ समाज है। तो भारतीय समाज में लगभग तमाम क्षेत्रों में विभिन्नताएं जो है वह व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। चाहे वह दोस्तों धार्मिक के अंतर्गत देखिए, दुनिया में 8 धर्म के लोग मौजूद हैं और उन 8 धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। चाहे हम दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में देखें, तो दोस्तों भारत विविधताओं से भरपूर एक समाज है। तो अगर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो कहीं संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद है और कहीं पर संसाधन बहुत नगण्य मात्रा में मौजूद है। तो जहां पर संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद है वो स्टेट काफी ज्यादा विकसित होगा, और जहां पर संसाधन बहुत ही नगण्य मात्रा में मौजूद है वह क्या होगा? थोड़ा उससे वीक, कमजोर राज्य होगा। तो वहां पर गरीबी, भूखमरी और व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपका भारतीय समाज सांस्कृतिक विविधताओं से भी भरा समाज है। आप लोग सेकंड पेपर में बहुत व्यापक स्तर पर पढ़ेंगे, अर्थात कि सांस्कृतिक विविधताओं से भरा हुआ हमारा भारतीय समाज देखने को मिलता है। दोस्तों, यहां पर आपको 15 किलोमीटर के दूरी पे जाएंगे तो आपको वहां पर विवाह में जो कल्चर होते हैं, आपको विवाह के संस्कृति में भी तमाम प्रकार की विविधताएं देखने को मिलेगा। वो चाहे धार्मिक पहलू हो, आपको रीति रिवाज हो, चाहे भाषा हो। आप 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो आपको भाषाओं में भी विविधता देखने को मिलेगा। तो आपके यहां भारतीय समाज जो है वह धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से विविधताओं से भरा समाज है। और दूसरी ओर भारतीय समाज को देखेंगे तो आज भी हमारे भारतीय समाज के लोग जो भी परंपरावादी रीत रिवाज हो या मूल्य हो, उससे हमारा नाता जो है वह बना हुआ है। राइट दोस्तों। तो आज भी हमारा इन परंपरावादी मूल्यों से हमारा आज भी नाता जुड़ा हुआ है। तो यह चीज आपको भारतीय समाज में देखने को मिलता है। अब मान लो कि एक व्यक्ति को, जैसे मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं और साइंटिफिक अप्रोच का पालन करता हूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करता हूं। लेकिन दोस्तों, आज भी अगर जैसे मान लो कि मैं बीमार हुआ, मान लो कि कोई दिक्कत आई, तो आज भी हमारे घर में माता पिता कहते हैं कि जाओ, तुमको नजर लग गई है और तुम किसी मौलवी या किसी पंडित से नजर झरा लो। तो कहीं ना कहीं परंपरावादी मूल्य आज भी हमसे जुड़ा हुआ है। यह परंपरावादी मूल्य कई व्यापक स्तर पे देखने को मिलेंगे।
आज भी हम कहीं ना कहीं महिला को द्वितीयक क्षेत्र में देखते हैं और पुरुष को प्राथमिक के अंतर्गत देखते हैं। मतलब कि प्रथम स्थान पे पुरुष आएगा और द्वितीय स्थान पर कौन आएगा? महिला आएगी। तो मतलब कि यह आज भी जो भी हमारे यहां परंपरावादी मूल्य है वो आज भी हमसे जुड़ा हुआ है। राइट दोस्तों, तो यह चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? चल अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों भारतीय समाज, अब भारतीय समाज को हम शहर के अंतर्गत देखें तो शहर में यह रियल बात है कि आधुनिक विचारों का शहर में व्यापक स्तर पर जन्म होता दिखाई दे रहा है। अर्थात कि जो आपका शहर है वह परंपरावादी मूल्यों से हटकर आधुनिकता की ओर ज्यादा तेजी से कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वह परंपरावादी मूल्यों को परित्याग करके जो नए विचार हैं उनको एक्सेप्ट करता है। तो मतलब कि आधुनिक मूल्यों को शहर जो है आज अंगीकार किया हुआ है। लेकिन दोस्तों शहर में आज एक नए स्तर की चुनौतियां भी देखने को मिलती है। अब शहर में किस स्तर की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं? तो आप देखेंगे कि मीटू अभियान, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए मीटू अभियान, ये आपका जो महिलाओं से संबंधित यह मुद्दा उठा, आपको अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे। और यूपीएससी ने 2018 में यह प्रश्न भी पूछा मीटू अभियान से। तो यह जो मीटू अभियान है यह कहां पर उत्पन्न हुआ? शहर में उत्पन्न हुआ। शहरी नक्सलवाद कहां पर उत्पन्न हुआ? शहर में उत्पन्न हुआ। अर्थात कि हम परंपरावादी मूल्यों को परित्याग करके आधुनिक मूल्यों को स्वीकार तो किया, लेकिन एक नए स्तर की चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप, ये आपको गांव में देखने को नहीं मिलेगा, शहर में देखने को मिलेगा। आपको मॉब लिंचिंग, तो ये सब समस्याएं जो है शहर में उत्पन्न होता दिखाई देता है। तो दोस्तों ऐसी समस्याओं को, जो इस प्रकार की समस्याएं जो आपने देखा, ऐसी समस्याओं को समझाने के लिए हम किस विषय का सहारा लेंगे? समाज शास्त्र का लेंगे। तो इस कारण समाज शास्त्र की उपयोगिता जो है वह काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो आपका भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं पर थोड़ा प्रकाश बिंदु डाल लिया जाए तो भारत के समाज में अनेक प्रकार की जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उन समस्याओं में सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिए जातिवाद। ये टॉपिक आप लोग अलग से बहुत बड़े स्तर पर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पर बस प्रकाश बिंदु डालता हुआ चल रहा हूं कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्यों है। तो जातिवाद, जाति क्या है? एक बंद व्यवस्था है जहां पर सामाजिक गतिशीलता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लिया वह व्यक्ति उसी जाति का हो गया। अर्थात कि एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है, अब उस जाति से संबंधित जो समाज में एक धारणाएं उत्पन्न हुई है वह उसके साथ ही अब जिएगा और मरेगा भी। मतलब कि एक व्यक्ति जिस जात में जन्म ले लिया है वह मरने के बाद ही खत्म होता दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों इससे हटकर एक वर्ग जो एक खुली अवधारणा है, आज मैं निम्न वर्ग में जन्म लिया हूं, अर्थात कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन हम अपने मेहनत और अपने कठिन परिश्रम
और अच्छी शिक्षा के माध्यम से हम अपने वर्ग को परिवर्तित करके आज हम मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग तक शामिल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छे तरीके से करने के बाद उच्च वर्ग में आएगा, तो क्या उच्च वर्ग का व्यक्ति तुरंत स्वीकार कर लेगा उसे? मुझे तो नहीं लगता है कि वह तुरंत उसे स्वीकार करेगा। काफी संघर्ष देखने को मिलेंगे। अब मान लो कि एक पुरुष या एक महिला, दोनों को लिया जाए ताकि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता हुआ न दिखाई दे, मेल फीमेल। अब मान लो कि एक पुरुष अपने मेहनत के बलबूते, यह निम्न है, निम्न वर्ग का है, और यह भी निम्न वर्ग की महिला है। अब मान लो कि एक यह जो पुरुष है उसने अपने मेहनत के बलबूते आज एक आईएएस अधिकारी बन गया। लेकिन दोस्तों, अगर इसका समाज देखा जाए तो इस पुरुष का समाज, भले ही वह आईएएस अधिकारी बन गया, लेकिन इसके समाज में जिससे इसका अंतः संबंध है वो लोग क्या होंगे? वो लोग निम्न ही होंगे। लेकिन इस पुरुष ने अब मेहनत के दम पे उच्च वर्ग की महिला से विवाह कर लिया, उच्च वर्ग की महिला से विवाह कर लिया। अब दोस्तों, आप ही अपने मन मस्तिष्क में सोचिए कि उस उच्च वर्ग महिला से इसने शादी किया तो उस उच्च वर्ग की महिला का समाज उच्च लेवल का होगा, और इस निम्न वर्ग के समाज अगर उसके साथ पहुंचेंगे तो क्या होगा? वह महिला जो है वह, यह विवाद उत्पन्न होगा कि आपका समाज जो है बड़े निम्न स्तर का है, आप इनसे बिल्कुल न मिलिए। तो पुरुष और महिला में एक विवाद देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों, एक निम्न वर्ग की महिला है, वह उच्च वर्ग के पुरुष से विवाह कर, निम्न वर्ग की महिला अपने मेहनत के दम पे वह आईएएस अधिकारी बनी। अब उसका विवाह जो है एक उच्च वर्ग के पुरुष के साथ होगा। अब उस उच्च वर्ग के पुरुष के साथ उसका विवाह होगा, लेकिन इस महिला का जो समाज है वह निम्न स्तर का है। केवल यह महिला ही तो उच्च अपना एक स्टेटस सुधारी है। तो उस समाज के लोग जब मिलने आएंगे तो एक विवाद उत्पन्न देखने को मिलेगा। वह पुरुष वहां पर बोलेगा कि आपका जो समाज है वो मेरे हैसियत से नहीं है, इस कारण आप उसे उन लोगों को यहां पर न पहुंचाइए। तो मतलब कि वर्ग व्यवस्था भले ही आपका एक खुली व्यवस्था है, लेकिन तुरंत एक निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में शामिल होगा, लेकिन तुरंत उस समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो भारत के समाज में कई स्तर की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें एक मुद्दा आपका जातिवाद देखने को मिला, स्तरीकरण वह भी देखने को मिला, एक दूसरा आपको सामाजिक असमानता देखने को मिलता है। दूसरी समस्या सामाजिक असमानता। ये मैं कुछ ही मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूं, यह सब आपका एक टॉपिक है यूपीएससी में। सामाजिक असमानता ये दूसरा मुद्दा। भारतीय समाज में कई प्रकार की समस्या, जिसमें जातिवाद देखें, वर्ग समस्या भी देखें, अब सामाजिक असमानता। यह है क्या सामाजिक असमानता? तो जब हम एक मनुष्य को सामाजिक एवं जैविक आधार पर क्या करें? विभेदन करें। राइट दोस्तों? तो जब हम, यह मनुष्य है और इस मनुष्य को सामाजिक एवं जैविक
इस मनुष्य को जब हम सामाजिक एवं जैविक आधार पर क्या कहें कि यह भिन्न है, तब हम इसे क्या कहेंगे? विभेदन कहेंगे। यह मनुष्य जो है वह सामाजिक एवं जैविक आधार पर भिन्न है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विभेदन कहेंगे। एग्जाम्पल, एक पुरुष जो है वह एक महिला से क्या है? भिन्न है। तो यह दोनों सामाजिक एवं जैविक आधार पर क्या है? भिन्न है। यह महिला है और यह पुरुष है। जब हम यह कहें कि यह श्वेत है और यह व्यक्ति अश्वेत है, राइट, तो इसे हम क्या कहेंगे? विभेदन कहेंगे। अर्थात कि एक मनुष्य को सामाजिक एवं जैविक आधार पर वह एक दूसरे से भिन्न है, तो यह आपका विभेदन कहलाएगा। जब हम इस विभेदन को क्या बनाए? आधार बनाकर। जब हम इस विभेदन को क्या किए? आधार बनाए, और इस विभेदन के आधार पर समाज मूल्यांकन करता है। इस विभेदन के आधार पर समाज मूल्यांकन कर रहा है, तो वह आपका सामाजिक असमानता कहलाएगा। वह आपका क्या कहलाएगा? सामाजिक असमानता कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अब यह समाज ने मूल्यांकन कर दिया, अब यह समाज ने मूल्यांकन कर दिया कि जो पुरुष है वह महिला से श्रेष्ठ होता है। यह मूल्यांकन हो गया कि गोरे लोग अर्थात कि श्वेत लोग जो हैं वह अश्वेत की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। क्या है? श्रेष्ठ होते हैं। तो दोस्तों, यह कौन मूल्यांकन किया? यह मूल्यांकन आपका समाज ने किया। तो यह हमारे भारतीय समाज में व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। आपका भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहां पर पुरुष को प्राथमिक स्तर पर देखा जाता है और महिला को द्वितीयक स्तर पर देखा जाता है। पुरुष जो है वह बाह्य कार्य के लिए बना हुआ है और महिला घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभाने के लिए बनी हुई है। तो दोस्तों, यहां पर हम यह समझे कि सामाजिक असमानता क्या होती है। तो जब एक मनुष्य सामाजिक एवं जैविक आधार पर एक दूसरे से भिन्न होता है तो उसको हम विभेदन कहते हैं। जैसे एक पुरुष एक महिला एक दूसरे से भिन्न है, वह सामाजिक आधार पर जैविक आधार पर, और श्वेत जो है अश्वेत से भिन्न होते हैं। लेकिन जब उस विभेदन को आधार बनाकर आपका समाज यह मूल्यांकन करे कि कौन श्रेष्ठ है और कौन हीन है, तो वह सामाजिक असमानता कहलाती है। अर्थात कि यहां पर यह मूल्यांकन हो गया कि पुरुष महिला से श्रेष्ठ होता है, तो वह सामाजिक असमानता हुई। जब यह मूल्यांकन हो गया कि श्वेत अश्वेत से श्रेष्ठ होते हैं, अब दोस्तों यहां पर सामाजिक असमानता को बढ़ाने में पुरुष प्रधान समाज तो उत्तरदायी तो था ही, इसके साथ हमारे कई बुद्धिजीवी भी उत्तरदायी थे। आप कभी भी मैथ के सवाल हल करते हुए देखे होंगे, वहां पर लिखा रहेगा कि एक पुरुष जो है एक कार्य को 35 घंटे में करता है और उसी कार्य को एक महिला जो है वह 45 घंटे में कर रही है।
तो यह 10 घंटे का अंतर क्यों दिखाया गया है? अर्थात कि यह दर्शाया जा रहा है कि ये जो पुरुष है वो महिला की तुलना में ज्यादा कार्य करता है। समाज में यह मान्यताएं प्रचलित हो गई हैं कि एक पुरुष जो है महिला की तुलना में ज्यादा कार्य करता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण आज देखिए दोस्तों, डीपीएसपी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई नीति निर्देशक तत्व में। यह क्यों कही गई? क्योंकि हमारे संविधान निर्माता को पता था कि हमारा भारत पुरुष प्रधान समाज है और यहां पर अगर नहीं लिखेंगे तो महिलाओं को पुरुष की तुलना में एक कार्य जो पुरुष कर रहा है उसी को, लेकिन वही कार्य महिला भी कर रही है लेकिन उसको वेतन कम मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज यह आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद भी अकेले भारत में नहीं वैश्विक स्तर पर समान कार्य के लिए समान वेतन जो है महिलाओं को नहीं मिल पाता है। यह वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां पर यह समाज मूल्यांकन कर लिया है कि अश्वेत की तुलना में श्वेत जो है श्रेष्ठ है। क्या बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हुए? तो क्या जॉर्ज बुश एक अच्छे राष्ट्रपति हुए, बराक ओबामा एक निम्न कोटि के राष्ट्रपति हुए? ऐसा तो हुआ नहीं। तो दोस्तों यह श्रेष्ठ और हीनता जो है हमारे भारतीय समाज में व्यापक स्तर पर विद्यमान है। ऐसा कोई वैश्विक मापदंड नहीं है कि ऐसा कोई वैश्विक मापक यंत्र है जिसके द्वारा यह सिद्ध किया जा सके कि पुरुष जो है महिला की तुलना में श्रेष्ठ होता है, कि महिला तो मतलब ऐसा कोई वैश्विक मापक यंत्र नहीं है कि पुरुष जो है प्राथमिक होता है और महिला द्वितीयक होता है। यह समाज ने मूल्यांकन किया है। इसी कारण इस शब्द को सामाजिक असमानता कहते हैं। और दोस्तों यह व्यापक स्तर पर आपको हमारे समाज शास्त्र में आपको पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इन समस्याओं को निदान, अब ये समस्या है तो इन समस्याओं को निदान के लिए तमाम प्रकार के रिसर्च होते रहते हैं। तो पहले हम एक जातिवाद देख लिए, वर्ग देख लिए और सामाजिक असमानता देख लिए, और दोस्तों उसके बाद अब हमारे समाज में और कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं? तो घूसखोरी, भ्रष्टाचार, व्यापक स्तर पर भारत में विद्यमान है। दोस्तों अब ये जो भ्रष्टाचार है भारतीय समाज में जो एक समस्या के तौर पे बहुत वृहद स्तर पर यह देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर भारतीय समाज में जो भ्रष्टाचार है अगर यह आवश्यकता के अनुसार होता तो 7वां जो वेतन भत्ता लागू हुआ उससे उनकी पूर्ति हो सकती थी। लेकिन दोस्तों भारतीय समाज में जो भ्रष्टाचार विद्यमान है वह लालच आधारित विद्यमान है, और दोस्तों लालच का अंत नहीं होता है। इस कारण भारतीय समाज में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों अपराध भारतीय समाज में व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। ये भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं में से एक है। जनसंख्या की समस्या आज भी हमारे भारतीय समाज में, ये सब अलग टॉपिक है दोस्तों, सब अलग टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये मैं एक उपयोगिता अभी आएंगे, ये हम बस बता रहे हैं कि भारतीय समाज में किस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। तो जनसंख्या की समस्या आज भी हम भारत में जो रहने वाले पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको आज तक हम पूंजी के तौर पर नहीं देखे। हम अर्थ को पूंजी के तौर पर देखते हैं लेकिन जनसंख्या को पूंजी के तौर पर नहीं देख रहे। यह एक समस्या का कारण है। सबसे बड़ा पूंजी क्या है? जनसंख्या होती है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में जनसंख्या को पूंजी के तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है। और तीव्र गति से जो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण तमाम प्रकार के बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी विद्यमान है। तो दोस्तों इन सब टॉपिक को आगे हम लोग पढ़ेंगे। और स्त्रियों की
निम्न सामाजिक स्थिति। राइट। तो यह भारतीय समाज में बहुत ही बड़े स्तर पे समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, इन समस्याओं के निदान के लिए हमें इन सब को अच्छे तरीके से समझना होगा, और इन्हें समझने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यकता है कि हम भारतीय समाज को अच्छे तरीके से समझें। और जब दोस्तों हम भारतीय समाज को समझना चाहेंगे तो भारतीय समाज को समझने के लिए हमें समाज शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, समाज शास्त्र जो विषय है वह निम्न क्षेत्रों में बहुत उपयोगी साबित होगा। समाज शास्त्र निम्न क्षेत्रों में उपयोगी साबित होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि समाज शास्त्र कौन कौन से क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो अभी आप लोगों ने फर्स्ट स्थान पर देखा ना, फर्स्ट स्थान पे क्या देखा, भारतीय समाज में कई प्रकार की समस्याएं, तो सामाजिक समस्याओं के निराकरण में बहुत बड़ा सहायक होगा। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। राइट दोस्तों, आइए इस टॉपिक को समझते हैं। तो आज हमारा समाज कई समस्याओं से घिरा हुआ है। अभी मैंने कुछ समस्याओं पर प्रकाश बिंदु डाला, जैसे भ्रष्टाचार। मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में जो भ्रष्टाचार है वह लालच आधारित, और लालच का कभी अंत नहीं हो सकता है। हमारे भारतीय समाज में भिक्षावृत्ति, कई मंदिर पे चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों पे कलम होने चाहिए, लेकिन वह कई लोगों के सामने भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ बुद्धिजीवी जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो वो बच्चे जो भीख मांग रहे हैं उनको कहेंगे कि तुम्हारे हाथ में कलम होना चाहिए, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते। स्कूल में डाल नहीं देगा, लेकिन वहां ज्ञान जो है वह जरूर देगा कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो। अरे वो अगर ज्ञान ही होता उसको तो वो भीख क्यों मांगता। लेकिन 1 रुपए देने के बजाय देश भर का ज्ञान जो है उड़ेल देंगे हमारे बुद्धिजीवी। बड़े अच्छे अच्छे प्रकार के बुद्धिजीवी अपने भारत में हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग ऐसा न करिएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है या आपको नहीं देना है तो बोल दीजिए क्षमा चाहता हूं, और अगर देना है तो दे दीजिए। अगर आपको कुछ उसके लिए करना है तो वो कर दीजिए, लेकिन ज्ञान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि वह उतना बुद्धिजीवी नहीं है, उसकी समस्याएं हैं। हो सकता है कोई उसको जबरदस्ती भेजा है, और कई वृद्ध लोगों को भी। तो दोस्तों, अब इन बच्चों के लिए हमारे समाजशास्त्री बड़े अच्छे तरीके से गहन अध्ययन भी कर रहे थे। तो इसीलिए हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान तमाम प्रकार के चले। बड़े अच्छे टॉपिक है, पढ़ा जाएगा। तो मतलब कि भिक्षावृत्ति बहुत बड़ी समस्या है। वेश्यावृत्ति, तो दोस्तों वेश्यावृत्ति एक बहुत बड़ी समस्या हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो वेश्यावृत्ति, समाजशास्त्रियों ने यह जरूर अध्ययन किया, तो वेश्यावृत्ति को विवाह के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। तो चलिए विवाह होने लगे। लेकिन दोस्तों,
हमारे भारतीय समाज में अब ये समस्याएं विद्यमान हो गई है कि जब हमारा पुरुष प्रधान समाज है और ज्यादा मात्रा में पुरुष ही पैदा होंगे, जब पुरुष ही ज्यादा मात्रा में होंगे और लड़कियों की संख्या कम होगी, तो कई अविवाहित हो जाएंगे। और वह अविवाहित कहां जाएंगे? वेश्यालय में ही जाएंगे अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो वेश्यावृत्ति चलती ही रहेगी हमारे समाज में। तो दोस्तों, इस समस्या को समाधान के लिए समाजशास्त्री बृहद स्तर पर अध्ययन करते हैं और इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण जनसंख्या टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत आप पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके और एक बैलेंस बना रहे, तो जाहिर सी बात है समस्या खत्म होगी। और वेश्यावृत्ति में और तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें अपराधी किसी भी न किसी प्रकार के लड़कियों का किडनैप किया जाता है और उनको वेश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती किया जाता है। तो यह समस्या को समाधान के लिए समाज शास्त्र की आवश्यकता होती है। अलग से टॉपिक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जातिवाद आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया। अब गरीबी, अभी 2020 में यूपीएससी ने पूछा प्रश्न और सामाजिक न्याय में भी यह प्रश्न आया, गरीबी और भूखमरी। यह आपका जीएस सेकंड पेपर में आपको गरीबी और भूखमरी टॉपिक देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा गया। और दलित बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा और पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय, बाल अपराध, छोटे छोटे बच्चे आप देखिए टायर के पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे या किसी रेस्टोरेंट होटल में टेबल पोंछते हुए दिखाई देंगे। तमाम प्रकार के बच्चों को अपराधीकरण भी देखने को मिलता है, अपराध के क्षेत्र में भेजा जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो 18 वर्ष की उम्र से कम बच्चे होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी क्या होगा, उनको किसी भी प्रकार का अपराध से वो बच सकते हैं। तो तमाम प्रकार के अपराधी बच्चों का सहारा ले रहे हैं जो वयस्क नहीं है। राजनीति अपराध, इन्हीं सामाजिक समस्याओं में एक आपको राजनीतिक अपराध देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये जो राजनीति, पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के जस्ट बाद हमने लोकतंत्र को अपनाया। अब लोकतंत्र को हमने अपनाया, लेकिन उस वक्त हमारे यहां व्यापक तौर पर अशिक्षा थी, व्यापक तौर पर गरीबी, भूखमरी सब कुछ विद्यमान थी। तमाम प्रकार के युद्ध भी देखने को मिले, भारत पाकिस्तान से, भारत चाइना से। और जो हमारे राजनीतिक दल थे, उन राजनीतिक दलों की यह आवश्यकता थी कि उसी वक्त राजनीति संस्कृति का विकास तीव्र गति से करना था, लेकिन वह उसमें असफल हुए। लोकतंत्र का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो नहीं सका। तो यह तमाम प्रकार की समस्याएं विद्यमान थी। ये जो राजनीतिक दल थे, जो हमारे भारतीय समाज में अपराध बढ़ रहे थे, इन अपराधियों का ये सहारा लेते हुए दिखाई दिए। अर्थात कि अपराधी का राजनीतिकरण देखने को मिल रहा था। अर्थात कि जो वो अपराध करते थे, उसके द्वारा जो उनको पैसे मिलते थे, उन पैसों का यूज जो है राजनीतिक पार्टी प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि हमें सत्ता की प्राप्त हो सके, उसके लिए करते थे। तो प्रारंभ में अपराधी का राजनीतिकरण देखने को मिला, लेकिन जब इन अपराधियों को यह एहसास हुआ कि मेरे ही पैसे से ये राजनेता बन रहे हैं और मेरे ही ऊपर शासन कर रहे हैं, तो वह अपराधी खुद राजनीति में कूदे। तो राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अर्थात कि अब ये राजनेता बन रहे हैं। तो यह समस्या है। तो दोस्तों, आपको और समस्याओं में ग्रामीणों की समस्या, ग्रामीणों की समस्या, तो अब गांव में लोग रह रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन 1990 में हुआ, तो 1991 में आपके यहां ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, विश्व की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों से जुड़ता हुआ दिखाई देता है।
लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने तमाम प्रकार के समस्याएं भी पैदा की, वो महिलाओं पर हो या वृद्धजनों पर हो। अब जो गांव में लोग रह रहे हैं वो किसानी करते हैं, कृषि करते हैं, तो अब वो लोग जब कृषि से उनको अधिक से अधिक लाभ नहीं मिला तो गांव छोड़कर शहर की ओर जाएंगे। तो गांव छोड़कर शहर की ओर जाएंगे तो ग्रामीण में महिलाकरण देखने को मिलेगा, महिलाएं ही बचेंगे, पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाएंगे। और अगर पति पत्नी एवं बच्चे दोनों साथ में चले गए तो जो संयुक्त परिवार गांव में देखने को मिल रहा था वह एकल परिवार में टूटते हुए दिखाई देगा। तो मतलब कि ग्रामीणों की समस्या भी हम लोग टॉपिक में वृहद स्तर पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं एक समस्या को सिर्फ दिखा रहा हूं कि ऐसे भारतीय समाज में समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, ये जो सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक, कौन सहायक, ये आपका समाजशास्त्र। तो सामाजिक समस्याओं में आप लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, जातिवाद, गरीबी, भूखमरी, बाल अपराध, राजनीति का अपराधीकरण, ये तमाम प्रकार की समस्याएं जो आपकी भारत में विद्यमान है। और इन सामाजिक समस्याओं के सामाजिक कारणों की अगर खोज हो जाए कि यह समस्या किस कारण उत्पन्न हुआ है, तो हम इन समस्याओं के निदान की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कमेंट करिए आप लोग। तो दोस्तों, इन समस्याओं के अगर हम सामाजिक कारण को खोज करके हम उसकी निष्पक्ष व्याख्या करें तो जरूर इन समस्याओं का समाधान होगा। तो इसी कारण समाज शास्त्र को हम पहले क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक के रूप में देखते हैं। अब दूसरे रूप में, दूसरे अंतर्गत हम देखेंगे कि समाज शास्त्र की जो उपयोगिता है वह राष्ट्रीय एकता में सहायक। ठीक है, राष्ट्रीय एकता में सहायक। भारत कैसा देश है? विविधताओं से भरा हुआ देश है कि नहीं? भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहां तमाम भाषा के लोग, यहां पर तमाम प्रकार के भाषा के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। दुनिया में 8 धर्म के लोग हैं, वह सब के सब भारत में ही निवास कर रहे हैं। तो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर हम क्या हैं? बटे हुए हैं। आदि के आधार पर हम क्या हैं? हम बटे हुए हैं। तो भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है, जहां पर धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर हम बटे हुए हैं। अब जब हम भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर बटे हुए हैं, अगर किसी भी प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी तो तुरंत आंदोलन और दंगे देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कमेंट करिए। आंदोलन और दंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप लोग कमेंट करिए। तो दोस्तों, अब एक समाज, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, ये 2 प्रकार के समाज है। यहां पर एक मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ में रह रहे हैं, और यहां पर भी। अब अगर इनके यहां सहयोग की स्थिति विद्यमान है तो यहां पर दंगों की स्थिति कम होगी,
लेकिन यहां पर सहयोग की स्थिति विद्यमान नहीं है, तो यहां पर दंगे छोटी छोटी बातों पर देखने को मिलेंगी। तो अर्थात कि क्षेत्र के आधार पर हम क्या हैं, बटे हुए हैं। राइट दोस्तों। और अभी आपके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट आई, और जहां पर त्रिभाषा फार्मूला की बात हुई। त्रिभाषा फार्मूला को साउथ के लोग एक्सेप्ट नहीं किए और तुरंत संगठित होकर आंदोलन करने लगे। तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये आप जानिए, यहां पर अभी हम टॉपिक को पूरे बृहद स्तर पर नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ एक प्रकाश बिंदु डाल रहे हैं कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। तो मतलब कि राष्ट्रीय एकता में समाजशास्त्र बहुत बड़ा सहायक विषय है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, और इस कारण हमेशा हमारे समाज में आंदोलन, दंगे देखने को मिलते हैं। और ये जो विभिन्नताएं हैं वो राष्ट्रीय एकता में बाधक उत्पन्न करेंगे। और इन जब विभिन्नताओं का हम, ये जो विभिन्नताएं आपको देखने को मिल रही है, अगर हम इसका वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक अध्ययन अगर कर ले, तो हम बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं और कई प्रकार की समस्याओं का हम समाधान भी कर सकते हैं। इस कारण दोस्तों समाजशास्त्र बहुत उपयोगी है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में भी यह योगदान करता है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे प्रश्न पूछा, धर्म पर प्रश्न पूछे, क्षेत्रवाद पर प्रश्न पूछा, तो प्रश्न आपके आते रहेंगे इन्हीं सब टॉपिक से। अब दोस्तों नई परिस्थितियों को तीसरे स्थान पर समाजशास्त्र की उपयोगिता में देखते हैं। नई परिस्थितियों के सामंजस्य बनाए रखने में सहायक, ये तीसरे स्थान पर। अब आप समझिए वर्तमान युग क्या है, परिवर्तनशीलता का युग है। अर्थात कि आज हम वर्तमान युग में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं और प्रत्येक दिन नई नई परिस्थितियां हमारे सामने विद्यमान होती हैं, जहां समायोजन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अर्थात कि हमारा समाज ट्रेडिशनल समाज है, लेकिन नए प्रकार के अगर परिवर्तन होंगे तो उस ट्रेडिशनल समाज को चुनौती देगा वह परिवर्तन। लेकिन जो परंपरावादी चीजें विद्यमान है वह भी इन परिवर्तन को अस्वीकार करेंगे और इनको चुनौती देंगे। तो दोस्तों वर्तमान युग एक परिवर्तनशीलता का युग है। प्रत्येक दिन नई नई परिस्थितियां आती रहेंगी और जहां समायोजन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। और वर्तमान परिस्थितियों के अगर विश्लेषण करें तो उसके आधार पर समाज शास्त्र जो होता है वह भविष्य की परिस्थिति का एक स्वरूप पैदा करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, अब भविष्य में हमारा समाज किस ओर जाएगा। तो समाज शास्त्र ऐसे स्वरूपों से परिचित होकर उन नई परिस्थितियों के लिए एक वृहद स्वरूप पैदा करता है। तो दोस्तों ये जो समाज शास्त्र है वह नई परिस्थितियों को सामंजस्य बनाए रखने में
सहायक होती है। अब दोस्तों अगले पॉइंट में आप देखेंगे ग्रामीण उत्थान में सहायक। अगर देखा जाए तो इंडिया में दो प्रकार के देश बसते हैं, एक न्यू इंडिया जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और एक भारत जो धीरे धीरे और पीछे होता जा रहा है। और हमारा सबसे जो बड़ा समाज है वह गांव में ही निवास करता है। तो दोस्तों गांव में निवास करता है तो ग्रामीण जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी कि नहीं होंगी। तो उन समस्याओं में जैसे स्वास्थ्य की समस्या, अब गांव में रहने वाली एक महिला और शहर में रहने वाली महिला, वह मासिक धर्म के प्रति कौन ज्यादा जागरूक होगा? शहर वाली। गांव के लोग तो ज्यादा जागरूक नहीं होंगे। तो दोस्तों कई प्रकार के गांव के महिलाओं में यह समस्या देखने को मिलती है। आज भी हमारे यहां गांव में पुरुष और महिला में स्वास्थ्य संबंधी तमाम प्रकार की समस्याएं यह देखने को मिलती है कि वह परंपरागत आधार पर जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं। आज भी गांव में भूत प्रेत ये तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। आज भी हम गांव में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देख रहे हैं उसमें घरेलू नुस्खे का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों एक मान लो कि एक महिला गर्भवती है, उस महिला को तुरंत स्वास्थ्य उपचार एक अच्छे हॉस्पिटल में चाहिए, लेकिन आज भी उसका घरेलू नुस्खे के तहत उसका उपचार होता है। तो दोस्तों इसके कारण उस महिला को कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिल सकती है, जिसमें बच्चे को और उस महिला का जीवन संदेहात्मक स्थिति में आ जाता है कि क्या वह बच्चा और महिला बचेंगे या मर भी सकते हैं। आज भी गांव में भूत प्रेत की समस्या विद्यमान है। मान लो कि कोई एक पुरुष हो या महिला हो, उसको कोई समस्या विद्यमान है, मान लीजिए कि मेंटली रूप से वह अस्वस्थ है, तो उसको यह सोचा जाएगा कि नहीं इसको भूत प्रेत चढ़ा हुआ है, तो तमाम प्रकार के तांत्रिक के पास लेके जाएंगे और फिर उसके बाद तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या के साथ एक बच्चे भी पैदा कर देगा उस महिला के साथ। तो मतलब कि यह तमाम प्रकार की समस्याएं जो है देखने को मिलता है। तो यह टॉपिक को बृहद स्तर पर पढ़ेंगे। बस समझिए कि समाज शास्त्र की जो मैं उपयोगिता की क्लास आपके समक्ष ले आया हूं, मैं एक आपको बृहद स्तर पर समाज का मूल्यांकन करा रहा हूं कि आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यह सिर्फ समझने को उद्देश्य से आपको रख रहा हूं क्लास, ताकि आप भारतीय समाज को इन्हीं अलग अलग टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों गांव में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगी। निरक्षरता, अब एक शहर के स्कूल और गांव के स्कूल में बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिलेंगे। जो गांव के स्कूल में शिक्षक होंगे वह अयोग्य होते हैं। अब अयोग्य व्यक्ति किस प्रकार की शिक्षा देगा? गलत शिक्षा दे दिया और वह बच्चा पता चला आम को इमली समझ लिया, इमली को अमरूद समझ लिया, अमरूद को तरबूज समझ लिया। तो यह स्थिति देखने को मिलती है। अब निरक्षरता के बाद गांव में एक बहुत बड़ी समस्या भूमिहीन, जो एक वहां पर मान लो कि एक व्यक्ति जो है वह मान लो किसानी करना चाहता है, लेकिन उसके पास भूमि ही नहीं है, तो कैसे किसानी करेगा? और वह चाहता है कि रोजगार के लिए बाहर जाए, तो उसके पास कौशल भी नहीं है कि वह और भी रोजगार कर ले। तो यह समस्या बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। प्रवासन,
अब मान लो कि वहां पर हिम्मत करके व्यक्ति शहर की ओर गया। अब अचानक तो उसको शहर में तुरंत रोजगार तो मिल नहीं जाएगा कि उसको तो गांव से शहर के लिए गया और वहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं, आइए सर आपके लिए रोजगार है, आप पकड़िए, तो मिलेगा नहीं तुरंत। हो सकता है वह 10, 15, 20, 1 महीने। अब पता चला कि 10 दिन के लिए राशन लेके गया है और पता चला कि किसी झोपड़पट्टी में रह रहा है, या जैसे रेलवे का होता है शहर में, आप देखते होंगे रेलवे का पुल है तो उसके नीचे काफी लोग रहते हैं, तो यहां पर देखने को मिलेगा। तो प्रवासन भी एक समस्या के तौर पे देखने को मिलता है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी, गांव में जो एक व्यक्ति है वह बच्चे इसलिए पैदा कर रहा है ज्यादा क्योंकि वह यह सोचता है कि जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होंगे, समझने के लायक होंगे, उनको कार्य के लिए लगा दिया जाएगा जिससे अधिक से अधिक हमें पैसा अर्जित हो। तो इस उद्देश्य से पता चला कि खांची भर भर के बच्चे पैदा हो गए, जो कि एक समस्या है। अब जरूरत यह है कि उस बच्चे को 2 ही बच्चे रखिए लेकिन अच्छे रूप से शिक्षित करिए। उनको शिक्षा देना उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी वह कार्य में लगे। भट्ठे में ईंट पाथ रहा है, पता चला कि किसी गैरेज में जाकर वह टायर का पंचर बना रहा है, पता चला कि वह किसी होटल में पोछा लगा रहा है। तो यह सब विद्यमान समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यह समस्याएं, अब दोस्तों इन प्रकार की समस्याओं का शीघ्र रूप से निवारण आवश्यक है। तो समाजशास्त्री जो है इन सब समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करता है कि यह समस्या क्यों विद्यमान है और इसका निराकरण करने का प्रयास करता है। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन इस क्षेत्र में उपयोगी साबित होगा कि नहीं? तो दोस्तों बहुत उपयोगी साबित होगा। अब दोस्तों आर्थिक विकास के कार्यान्वयन में सहायक। अब दोस्तों एक आर्थिक समृद्धि होता है और एक आर्थिक विकास होता है। तो आर्थिक समृद्धि को बस आप एक शब्दों में जानिए। आर्थिक समृद्धि को हम यहां पर इकोनॉमिक्स तो पढ़ नहीं रहे। आर्थिक समृद्धि का अर्थ हुआ, आर्थिक समृद्धि का अर्थ हुआ मात्रात्मक वृद्धि से। लेकिन दोस्तों आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसको कहते हैं ना बहुआयामी अवधारणा। तो आर्थिक विकास एक व्यापक एवं बहुआयामी अवधारणा है और यह दोस्तों मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को संबोधित करता है। मात्रात्मक वृद्धि का मतलब कि जैसे आपके चर राशि में परिवर्तन, मतलब कि जीडीपी में वृद्धि हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है। लेकिन दोस्तों आर्थिक विकास जीडीपी में वृद्धि हो रही है, ठीक है, नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वृद्धि के साथ साथ हमारे सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन अगर हो रहे हैं तो देश में आर्थिक विकास हो रहा है।
मतलब दोस्तों कि जीडीपी में वृद्धि, नेशनल इनकम में वृद्धि, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। लेकिन क्या हमारे देश में इन सब वृद्धि के बाद गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, दंगे प्रसाद अगर व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रहा है। अगर इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो आर्थिक विकास हो रहा है, राइट। तो दोस्तों विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है और इसका समाजशास्त्री पहलू भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। विकास कार्यक्रम जो होते हैं उसके सफल कार्यान्वयन तथा समय समय पर उनका मूल्यांकन में समाजशास्त्री काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब दोस्तों जो भी समस्याएं अगर विद्यमान होगी उन समस्याओं को समाजशास्त्री बृहद रूप से अध्ययन करके उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो भी आपने समस्याएं देखे, जितने भी समस्याएं, उन समस्याओं की चर्चा तो मैंने कर दिया। अब उनका राजनीतिक और आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी हम आगे चलकर बताते हैं कि क्या क्या और पहलू देखने को मिलेंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि आर्थिक विकास के कार्यान्वयन में सहायक जो है समाजशास्त्र, तो ये जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि तो हो ही हो, लेकिन आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब जैसे मान लो कि एक परिवार है, इस परिवार में ये एक फैमिली है और इस फैमिली में इनके पर कैपिटा इनकम में वृद्धि देखने को मिली। अर्थात कि 5,000 कमा रहे थे, अब वो 10,000 कमा रहे हैं और 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे 7 हैं। इनके बच्चे 7 हैं। अब पता चला कि इनका जो पैसा आ रहा है वह सिर्फ और सिर्फ खाने में खर्च हो जा रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया जा रहा है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब इस परिवार में आर्थिक समृद्धि तो हुई लेकिन आर्थिक विकास नहीं हुआ। तो समाजशास्त्री इसको ध्यानपूर्वक देखेगा, इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेगा कि क्या समस्याएं विद्यमान है। तो दोस्तों हम आज के डेट में आपको तमाम प्रकार के सामाजिक समस्याओं से सरोकार कराया। अब दोस्तों यह आप अपने मन मस्तिष्क में सोचिए कि जितने भी समस्याओं को मैंने आपके समक्ष रखा, इन समस्याओं में क्या अकेले एक कारण मौजूद है, सामाजिक कारण? नहीं, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है। तो इस कारण हम समाज शास्त्र के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ संबंध को भी पढ़ते हैं। अर्थात कि जैसे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से कैसे क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का नृ विज्ञान से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है। इसी कारण दोस्तों हम पढ़ते हैं। यहां पर हम यह नहीं कर सकते हैं कि इनका केवल समाजशास्त्री पहलू ही इन सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कई और पहलू हैं, लेकिन इन सभी चीजें जो हो रही है वह समाज में हो रही है और समाज शास्त्र
जो है वह मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इस कारण हम इन सभी समस्याओं को समाज शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हम एक समाज शास्त्र की उपयोगिता पर व्यापक स्तर पर चर्चा किया, एक प्रकाश बिंदु डाला, ताकि आप इन समस्याओं को आगे पढ़ेंगे तो एक आपकी दिव्य दृष्टि पहुंच जाए कि हां, इन प्रकार की समस्या है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और वह टॉपिक क्या होगा? समाज शास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।